सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट की एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं रिया हूं और ये कहानी है 2019 की भीषण गर्मी की एक रात की। दिल्ली की उमस इतनी तेज थी कि हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे मौसम में रात की शिफ्ट किसी सजा से कम नहीं थी, मगर नौकरी तो नौकरी होती है। मैं उस वक्त एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करती थी, जो शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हाईवे पर स्थित था। पंप के आसपास कुछ नहीं था, सिवाय दूर दूर तक फैले सूखे खेतों और जंगल की एक काली दीवार के। रात होते ही इलाका अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता। रेडियो की आवाज ही मेरी इकलौती साथी होती थी। उस रात करीब 2 बजे अचानक रेडियो में सिर्फ सरसराहट रह गई। बिजली जाने का डर हुआ, मगर दुकान की लाइटें जल रही थीं। थोड़ी देर में बिजली की तारों पर बिजली की चिंगारियां दौड़ने लगीं। रेडियो की स्पीकर से एक भयानक चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। घबराहट के साथ मैंने बाहर झांका। सन्नाटा और भी गहरा गया था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे हजारों कीड़े मक्खी एक साथ भिन भिना रहे हों। दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जो किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी, मगर किसी परिचित जानवर की नहीं। थोड़ी देर में दूर हाईवे पर हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। राहत मिली, शायद कोई ट्रक गुजर रहा होगा। मगर करीब आते ही रोशनी अचानक रुक गई। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक इंजन की तेज आवाज सुनाई दी, जैसे गाड़ी पलट गई हो। मैं दौड़कर गेट के पास गई। बाहर का नजारा देखकर मेरी सांस थम गई। हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ लंबे लंबे काले पैरों के निशान रेत पर पड़े हुए थे, जो हाईवे से जंगल की तरफ जाते थे। फोन नेटवर्क नहीं था, पुलिस को बुलाना असंभव था। मैं दुकान के पीछे छिपकर सिर्फ कांपती रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। जब सुबह हुई तो मैंने हिम्मत करके बाहर देखा। सन्नाटा टूटा हुआ था, हवा में फिर से गर्मी की लपटें थीं, लेकिन रात की घटना कोई बुरा सपना नहीं थी। काले पैरों के निशान जस के तस वहीं थे। पुलिस आई, जांच पड़ताल की, पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसे मेरा दिमागी खराब होना करार दिया, लेकिन मैं जानती थी मैंने जो देखा वो सच था। वह रात के बाद उस पंप पर कभी कोई नहीं रुका। कंपनी ने मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, मगर रात के अंधेरे में उस सुनसान हाईवे पर कभी कभी मुझे लगता है वो काले पैर वापस आते हैं, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। रात के सन्नाटे को चीरती वो आवाजें दूर जंगल से फिर आने लगी। कंपनी तो मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर कर चुकी थी, मगर उस खौफनाक रात के ख्याल से मैं कहीं भी शांत ना रह पाती थी। हर रात रेडियो की सरसराहट और बिजली की चिंगारियां मेरी आंखों के सामने नाचने लगती। एक रात सोते हुए मुझे एक सपना आया। जंगल की गहराई से निकलते हुए एक लंबा चौड़ा काला साया, जिसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वो एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज गले में अटकी हुई थी। सपने से चौंक कर मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी। रेडियो की खबरों में एक खौफनाक खबर चल रही थी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर उसी हाईवे पर एक गाड़ी गायब हो गई थी। गाड़ी में एक परिवार सफर कर रहा था। पुलिस को सिर्फ गाड़ी के टायरों के निशान मिले थे, जो हाईवे से जंगल की तरफ जाते थे। खून खौल उठा। वो काले पैरों के निशान, वो आवाजें, ये सब जुड़ता हुआ लगने लगा। क्या वो परिवार उसी काले साए का शिकार हो गया? कुछ दिनों बाद अचानक उस पंप के नए मैनेजर का फोन आया। घबराई हुई आवाज में उसने बताया, रिया जी, कुछ अजीब हो रहा है। रात में अचानक बिजली चली जाती है और रेडियो में सिर्फ सरसराहट आती है। फिर वो आवाजें जंगल से, उसके मुंह से निकले हर शब्द ने मेरी रूह को कंपा दिया। मैंने उसे सारी कहानी बताई। जब उसने काले पैरों के निशानों की बात सुनी तो उसकी आवाज और भी कांप गई। उसने बताया, आज सुबह दुकान के पीछे एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है। क्या ये उसी गायब हुए परिवार का हो सकता है? एक खौफनाक खामोशी फोन के दोनों तरफ छा गई।
हम दोनों जानते थे ये सिर्फ एक फोन नहीं, एक खतरे का सबूत है। अब क्या किया जाए? पुलिस को भरोसा दिलाना मुश्किल है, लेकिन उस जंगल में क्या है ये जानना भी जरूरी है। शायद उस गायब हुए परिवार को बचाने का अभी भी समय है। मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, उस खौफनाक जगह पर वापस जाने का, लेकिन अकेले जाना नामुमकिन है। मैंने अपने एक दोस्त से संपर्क किया, आर्यन। वो थोड़ा बेखौफ है और रहस्य सुलझाने का शौकीन। कहानी सुनने के बाद वो बिना हिचकिचाहटे मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। हमने एक प्लान बनाया, पुरानी दुकान के पीछे छिपकर रात का इंतजार करेंगे। अगर वो काला साया फिर आया तो उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करेंगे। शाम ढलते ही हम हाईवे पर पहुंचे। पुरानी दुकान वैसे ही खंडहर सी खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। हमने दुकान के पीछे छिपकर रात का इंतजार शुरू किया। समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक रेडियो में सरसराहट होने लगी। बिजली की तारों पर चिंगारियां दौड़ने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आगे क्या होगा? क्या वो काला साया फिर आएगा? क्या हम उसका रहस्य सुलझा पाएंगे या खुद उसी अंधेरे जंगल का हिस्सा बन जाएंगे? हवा में एक खौफनाक सी शीतलता लपेटने लगी। आर्यन ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा। तभी जंगल की गहराई से वो आवाजें फिर गूंजने लगीं। वो किसी जानवर की दहाड़ से कहीं ज्यादा भयानक थीं, मानो हजारों लाशें एक साथ चीख रही हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। रेडियो की सरसराहट भी बंद हो गई। हम दोनों दुकान की दीवार से सटकर खड़े हो गए। एक दूसरे की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड बाद दूर जंगल से दो लाल बिंदियां टिमटिमाने लगीं। वो आंखें थीं, जलती हुई लाल आंखें। आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थीं, मानो वो हमें ढूंढ रही हों। आर्यन ने धीरे से अपनी जेब से कैमरा निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कैमरे का लेंस उन लाल आंखों की तरफ फोकस किया। क्लिक! कैमरे की फ्लैश कुछ ही सेकंड के लिए जंगल को रोशन कर गई। उस रोशनी में हमने एक अस्पष्ट सा आकार देखा। वो बेहद लंबा था। उसका पूरा शरीर काला धुएं जैसा लग रहा था। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। आंखें तो हमने पहले ही देख ली थीं, वो जलती हुई मशालों जैसी थीं। फ्लैश बंद होते ही वो काला साया और तेज गति से हमारी तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ने एक और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे से सिर्फ एक धुंधली सी आकृति ही कैद हो पाई। हम दोनों दहशत में दुकान से बाहर भागे। पीछे से वो काला साया हवा में तैरता हुआ हमारा पीछा कर रहा था। उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। हम हाईवे पर दौड़ पड़े। दूर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जगी। हमने बीच सड़क पर खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी करीब आई, हमने चिल्लाते हुए उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकी। उसमें एक ट्रक ड्राइवर था। हम दोनों ने सांस लेते हुए उसे पूरी कहानी बताई। ट्रक ड्राइवर ने हमारी बातें गंभीरता से सुनी। फिर बोला, यह जंगल बहुत पुराना है। यहाँ कई कहानियां हैं। लोग कहते हैं इस जंगल में सालों पहले एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू का माहिर था। एक दिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जंगल में ही जला दिया। तब से हर साल पूर्णिमा की रात को वो तांत्रिक आत्मा के रूप में वापस आता है और किसी को अपना शिकार बना लेता है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। ट्रक ड्राइवर ने हमें अपने ट्रक में बैठने का इशारा किया। वो बोला, शहर तक छोड़ दूंगा। ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे मन में एक खौफनाक सवाल उठ रहा था। वो काला साया हमें छोड़ चुका था या फिर रात के अंधेरे में कहीं दूर हमारा पीछा कर रहा था। ट्रक की तेज रफ्तार ने हमें कुछ पल के लिए राहत तो दिलाई, मगर मन की बेचैनी कम नहीं हुई। जंगल से दूर होते ही बिजली वापस आ गई। रेडियो से अब सिर्फ फिल्मी गाने बज रहे थे। वो सरसराहट और चीखें किसी बुरे सपने जैसी लगने लगीं। शहर के नजदीक पहुंचते ही मैंने आर्यन से पूछा, वो फोटो कैसा निकला? आर्यन ने अपना हाथ जेब में डाला और फिर सिर हिला दिया। नहीं निकला। कैमरे का मेमोरी कार्ड गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मतलब बस गायब हो गया। कैमरा तो ठीक है, पर मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा। हम दोनों एक दूसरे को खौफ से देखने लगे। क्या वो काला साया वाकई किसी जादू टोने वाला था? क्या उसने दूर से ही कैमरे का मेमोरी कार्ड गायब कर दिया था? ट्रक ड्राइवर ने हमें शहर के बाहरी इलाके में उतार दिया। शहर की चमचमाती रोशनी देखकर थोड़ा तनाव कम हुआ। आर्यन ने फोन निकालकर कैमरे का दूसरा मेमोरी कार्ड लगाया। थोड़ी देर कैमरे से छेड़छाड़ करने के बाद
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो जंगल की तस्वीरें भी गायब हैं। मेरे होश उड़ गए। जंगल की वो तस्वीरें ही तो सबूत थीं। उनके बिना हम अपनी बात को कैसे साबित करते? पुलिस को क्या बताते? शायद ये सब एक बुरा सपना था, आर्यन ने जैसे खुद को ही समझाते हुए कहा। लेकिन वो जानता था और मैं भी जानती थी कि ये कोई सपना नहीं था। उस जंगल में कुछ खौफनाक है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ लोगों को मारता है बल्कि उनके पीछे के सबूत भी मिटा देता है। मैंने अगले कुछ दिन बेचैनी में काटे। हर रात उस जंगल की आवाजें मेरे सपनों में गूंजती रहीं। एक रात को अचानक मेरी नींद टूट गई। मेज पर रखा मेरा फोन चमक रहा था। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी। वो तस्वीर वही थी जो आर्यन ने जंगल में ली थी। उस अस्पष्ट से काले आकार की तस्वीर, नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम अगली हो। उस अंधेरे कमरे में अकेली फोन की ठंडी स्क्रीन पर वो तस्वीर घूरते हुए मेरी सांसें थम सी गईं। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो काला साया, वो मुझे ढूंढ रहा था। तुम अगली हो, ये लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। पहला झटका उतरते ही मैंने आर्यन को फोन लगाया। घबराई हुई आवाज में मैंने उसे सब बताया। वो भी दहल गया। हम दोनों जानते थे कि अब चुप रहना खतरनाक होगा। सुबह होते ही हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर वर्मा, जिन्हें हमारी पिछली कहानी पर यकीन नहीं हुआ था, उन्हें अब वो भयानक तस्वीर सबूत के तौर पर मिल चुकी थी। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा और फिर बोले, ये तो वाकई अजीब है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं है कि ये किसी आत्मा का फोटो है। हमने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। जंगल की कहानियां, ट्रक ड्राइवर की बातें और कैमरे के मेमोरी कार्ड का गायब होना। इंस्पेक्टर वर्मा सोच में पड़ गए। उन्होंने हमें बताया कि कुछ साल पहले भी इसी जंगल से इसी तरह के लापता होने के मामले सामने आए थे, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण जांच बंद कर दी गई थी। हमने उनसे जंगल में जांच करने की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर वर्मा थोड़ी देर सोचने के बाद मान गए। उन्होंने एक टीम तैयार की और हमें भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। शाम ढलते ही हम पुलिस की जीप में जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के नजदीक पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। पेड़ों की काली छायाएं डरावनी लग रही थीं। पुलिस टीम जंगल के अंदर जांच करने लगी। हम दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर उनका इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। तभी अचानक दूर से वो जानी पहचानी आवाजें सुनाई देने लगी। वो भयानक चीखें, मानो हजारों लाशें एक साथ चीख रही हूं। मेरा मुंह सूख गया। कुछ ही देर बाद पुलिस टीम वापस लौटी। उनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा गंभीरता से बोले, कुछ नहीं मिला, सिर्फ जंगली जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। क्या वो वाकई कुछ नहीं ढूंढ पाए या फिर जंगल में कोई ऐसी ताकत थी जो सबूत मिटा देती थी? रात गहराने लगी थी। जंगल से निकलने के लिए हम जीप में बैठ गए। रास्ते में इंस्पेक्टर वर्मा ने हमें बताया कि उन्होंने एक स्पेशल टीम को जांच के लिए बुलाया है। वो असाधारण घटनाओं की जांच करती है। उम्मीद की एक किरण जगी, शायद वो टीम किसी नतीजे पर पहुंच पाए, लेकिन मन में एक खौफ बना हुआ था। क्या तब तक मैं सुरक्षित रह पाऊंगी? अगले कुछ दिन बीत गए। हर रात को वो तस्वीर मेरे सपनों में आती। उस काले साए की लाल आंखें मुझे घूरती रहती। हर फोन कॉल, हर अचानक से आने वाली आहट मुझे डरा देती थी। फिर एक रात सोते हुए मुझे अचानक किसी के छूने का एहसास हुआ। मैं चौंक कर उठी। कमरे में अंधेरा था। तभी अलमारी के पीछे से एक काली परछाई हिलती हुई नजर आई। मेरे मुंह से चीख निकलने से पहले ही वो काला साया अलमारी से बाहर निकल आया। वो उतना ही विशाल था जितना मैंने जंगल की तस्वीर में देखा था। जलती हुई लाल आंखों से वो मुझे घूर रहा था। उसके मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी जो हवा में गूंजने लगी। डर के मारे मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। रोशनी में सामने खड़ा आकार धुंधला हो गया। वो काला साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, मानो धुआं बन रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो कमरे से गायब हो गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। सुबह की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी तो मैं चौंक कर उठी। रात का वो खौफनाक सपना सा लगा। कमरे में सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा सोने से पहले था, लेकिन अलमारी के सामने जमीन पर एक काले रंग का पंख पड़ा हुआ था। वो पंख किसी पक्षी का नहीं लग रहा था, बल्कि किसी जले हुए पदार्थ का बना हुआ था।
पंख को हाथ में लेते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये पंख क्या था? क्या वो काला साया वाकई मेरे कमरे में आया था या फिर ये मेरा दिमाग का भ्रम था? डर के मारे मैंने आर्यन को फोन लगाया। उसने मुझे तुरंत अपने घर बुला लिया। उसे वो पंख दिखाते हुए मैंने रात की घटना बताई। वो भी दंग रह गया। उसने पंख को ध्यान से देखा और बोला, शायद ये उसी तांत्रिक का कोई हिस्सा था। वो किसी जली हुई चीज से बना हुआ लग रहा है। ये बात तो थी, लेकिन आखिर वो काला साया मेरे कमरे में आया कैसे? अचानक आर्यन को कुछ याद आया। रिया, तुम्हें वो मैसेज याद है जिसमें वो तस्वीर थी? हाँ याद है, लेकिन वो फोन नंबर कहां से आया पता नहीं चला। शायद वो काला साया खुद हमें धमका रहा था। ये पंख उसी का सबूत है। आर्यन की बातों से मेरा खून खौल उठा। वो काला साया मुझे इतना आसानी से नहीं मार पाएगा। मैं उसका सामना करूंगी। उसी शाम आर्यन ने इंटरनेट पर उस जंगल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। कई पुराने लेख मिले जिनमें उस तांत्रिक के बारे में लिखा था। एक लेख में बताया गया था कि उस तांत्रिक के पास एक किताब थी जिसमें काले जादू के तंत्र लिखे हुए थे। तांत्रिक की मौत के बाद वो किताब कहीं खो गई। शायद उस किताब में ही उस काले साये को वापस बुलाने का मंत्र लिखा था। हमें वो किताब ढूंढनी थी। अगले कुछ दिन हमने पुराने लेखों और किताबों को खंगालते हुए बिताए। आखिरकार हमें एक उम्मीद की किरण मिली। एक पुराने ग्रंथ में जंगल के पास एक गुफा का जिक्र था। ग्रंथ के मुताबिक उस गुफा में ही तांत्रिक रहता था। माना जाता था कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी चीजें उसी गुफा में छिपी हुई हैं। शायद वो किताब भी वहीं होगी, लेकिन वो गुफा जंगल के बीचों बीच थी, जहां जाना बेहद खतरनाक था। फिर भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें उस गुफा में जाकर वो किताब ढूंढनी थी। अगले दिन हम दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। इंस्पेक्टर वर्मा को भी हमने सारी जानकारी दे दी थी। उन्होंने हमें जाने से मना किया, लेकिन हमारी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जंगल में घंटों चलने के बाद सूरज ढलने लगा था। पेड़ों की घनी छायाओं के बीच हमारी राह मुश्किल होती जा रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। आखिरकार दूर एक अंधेरा सा मुंह हमें दिखाई दिया। वही गुफा थी जिसका जिक्र हमने ग्रंथ में पढ़ा था। एक खौफनाक ठंडी हवा गुफा के मुंह से निकल रही थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई और हम सावधानी से गुफा के अंदर दाखिल हुए। जमीन असमान खुरदरी थी। चलना मुश्किल हो रहा था। चमगादड़ हमारे सिर के ऊपर से फड़फड़ाते हुए निकल रहे थे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ खुरदरी दीवारें नजर आ रही थीं। कहीं कहीं दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं, जो शायद काले जादू से जुड़ी हुई थीं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बड़ा सा कक्ष नजर आया। कक्ष के बीचों बीच जमीन पर हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। वो हड्डियां किसी इंसान की लग रही थीं। मेरा मुंह सूख गया। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से आगे बढ़ा। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक मेज नजर आई। मेज पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर रखी एक पुरानी सी किताब साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों दौड़कर मेज के पास पहुंचे। किताब का कवर काला हो चुका था। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये वही किताब होनी चाहिए जिसकी हमें तलाश थी। उस किताब को उठाते ही अचानक गुफा के अंदर हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। हम दोनों अंधेरे में अकेले खड़े रह गए। गुफा के अंदर से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। वो आवाज जानी पहचानी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो वापस आ गया, मैं कांपती हुई आवाज में बोली। आर्यन ने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के झोंकों में वो भी नहीं जला। हम दोनों दहशत में इधर उधर हाथ घुमाने लगे। तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि आर्यन ने मेरा मुंह दबा लिया। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम दोनों सांसें रोके हुए खड़े थे। तभी गुफा के अंधेरे से दो लाल आंखें चमकने लगीं। वो काला साया हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी गर्म सांसें हमारे चेहरे पर छू रही थीं। अब मौत सामने खड़ी थी। क्या हम इस गुफा से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर हम भी उसी हड्डियों के ढेर का हिस्सा बन जाएंगे? चीख निकलने से पहले ही आर्यन ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। अंधेरे में जकड़ा हुआ गुफा अचानक ही घबराहट की भट्टी में तब्दील हो गया। हवा में एक गंध फैल गई, सड़न और जले हुए बालों जैसी। काले साए की गर्म सांसें मेरे गले तक पहुंची, मानो वो मेरा डर सूंघ रहा हो। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि वो गर्मी हट गई। गुफा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। लाल आंखें भी गायब हो चुकी थीं। क्या वो चला गया? आर्यन ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा।
लाइटर जलाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कांपते हाथों से लाइटर जलाया, लेकिन हवा के थपेड़ों ने फिर से उसकी लौ बुझा दी। निराश होकर मैंने किताब को अपनी छाती से सटा लिया। शायद ये किताब ही मेरी ढाल बन सकती थी। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, धीरे से चलो। हम दोनों टटोलते हुए आगे बढ़े। गुफा के भीतरी भाग से अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, मानो कोई दीवारों के पीछे से हमारी बातें सुन रहा हो। कुछ ही दूर चलने के बाद हमारे पैर किसी ठोस चीज से टकराए। नीचे झुककर टॉर्च जलाने की कोशिश की। रोशनी पड़ते ही हमारी चीखें गुफा में गूंज उठीं। हमारे सामने जमीन पर लाशों का ढेर लगा था, लेकिन ये लाशें किसी इंसान या जानवर की नहीं थीं, बल्कि हजारों की संख्या में जहरीले बिच्छुओं का ढेर था। उनके काले चमकते शरीर अंधेरे में डरावने लग रहे थे। एक बिच्छू मेरी टखने पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं चीखते हुए पीछे हटी। आर्यन ने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। यह नमक है, उसने कहा, इसे इधर उधर छिड़को। मैंने थरथराते हाथों से नमक को बिच्छुओं के ढेर पर छिड़का। नमक लगते ही बिच्छू इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हम तेजी से गुफा के बाहर की तरफ भागे। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। गुफा के मुंह से निकलते ही हमने राहत की सांस ली। जंगल के ऊपर चांद चमक रहा था, लेकिन जैसे ही हमने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, चारों तरफ से जंजीरों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। आगे देखने पर हमारी रूह कांप गई। जंगल के पेड़ों पर दर्जनों की संख्या में काले कंकाल जंजीरों से बंधे हुए थे। उनकी खोपड़ी की आंखों के कोठरों में लाल आग जल रही थी। हम जहां खड़े थे वहीं जमीन पर एक और किताब पड़ी हुई थी। इसका कवर भी काला था, लेकिन इस पर लिखे हुए चिन्ह पहली किताब से अलग थे। क्या यह भी उसी तांत्रिक की कोई किताब थी? और वो काले कंकाल कौन थे? जवाब पाने से पहले ही जंजीरों की खनखनाहट तेज हो गई। वो काले कंकाल पेड़ों से नीचे उतरने लगे। उनके हाथों में जंग लगी हुई तलवारें थीं। हमारे पीछे गुफा के अंदर से भी वो काला साया निकल रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। आगे मौत थी, पीछे मौत थी। अब किस रास्ते से भागें? क्या इस जंगल से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर दहशत के मारे मेरे पैर जमीन पर जमे ही नहीं रहे? आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। हम जंगल के अंदर भागे। पीछे से कंकालों की खटखटाहट और जंजीरों की खनखनाहट का शोर बढ़ता जा रहा था। गुफा से निकलने वाली भयानक गर्मी अब और तेज हो गई थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न थी। बस भागना ही एकमात्र रास्ता लग रहा था। सांसें फूल रही थीं, टांगों में दर्द चुभ रहा था, पर रुकने का मतलब मौत को दावत देना था। अचानक आर्यन का पैर एक जड़ से अटक गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घबराकर उसका हाथ पकड़ा और खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन ज्यादा था। जाओ, आर्यन ने जोर लगाकर मुझे दूर धकेला। तुम भागो, मैं तुम्हें रोक लेता हूं। नहीं, मैं चीखी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही कंकालों का झुंड आर्यन के पास पहुंच चुका था। उनकी तलवारें हवा में चमकी और आर्यन के चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला गईं। गुस्से और बदले की आग मेरे सीने में धधक रही थी, लेकिन भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर भागने के बाद मैं एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़ने के लिए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन पेड़ की छाल इतनी खुरदरी नहीं थी कि उस पर चढ़ा जा सके। मैं निराश होकर पेड़ के तने से सट गई। मेरी पीठ ठंडे पसीने से तर हो चुकी थी। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे मेरा फेफड़ा फट जाएगा। तभी जमीन हिली। मैंने देखा कि वो काला साया पेड़ों को उखाड़ते हुए मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखों में खून का प्यास साफ झलक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज सुनी, रिया, रिया। यह आवाज जानी पहचानी थी। आर्यन? मैंने धीरे से आंखें खोली। पेड़ के पीछे से आर्यन झांक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खून के निशान थे, लेकिन वो जिंदा था। तुम जिंदा हो? मैं हैरानी से बोली। बाद में बात करते हैं, उसने जल्दी से कहा। मेरे पीछे आओ। हम फिर से जंगल के अंदर भागे। अब पीछे से सिर्फ काले साए की गर्मी का एहसास हो रहा था। वो कंकालों का शोर गायब हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। रात के अंधेरे में यह पता लगाना मुश्किल था कि नदी कितनी गहरी है। क्या करें? मैंने घबराकर पूछा। पता नहीं, आर्यन हांफते हुए बोला, लेकिन नदी पार करनी होगी।
हम दोनों नदी के किनारे खड़े होकर कुछ देर सोचते रहे। आखिरकार आर्यन ने एक पेड़ से टूटी हुई शाखा उठाई और उसमें से पत्तियां निकालकर एक साधारण सी बेड़ी बना ली। इसमें तुम पकड़ लो, उसने मुझे बेट देते हुए कहा। मैं तैरकर दूसरी तरफ चला जाऊंगा और तुम्हें खींच लूंगा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, मैंने विरोध जताते हुए कहा। नदी इतनी तेज बह रही है, अगर डूब गए तो। आर्यन ने मेरा कंधा पकड़ा और आंखों में आंसू लिए बोला, और विकल्प नहीं है रिया, वो काला साया पीछे ही है। अगर हम यहां रुके तो मर जाएंगे। शायद ये रास्ता बचने का एकमात्र मौका है। उसकी बातों में सच्चाई थी। पीछे से आने वाली भयानक गर्मी बता रही थी कि वो काला साया दूर नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और बेड को पकड़ लिया। आर्यन ने नदी में छलांग लगा दी। तेज धारा उसे बहाकर ले जा रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो मेरी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह डालकर तैरता रहा। मैंने भी नदी में कदम रखा। ठंडा पानी मेरी टखनों तक आ गया। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। नदी का बहाव इतना तेज था कि मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था। आर्यन ने दूर से ही बेड को पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही पानी मेरे सीने तक आ गया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अचानक बेड टूट गई। शायद वो टूटी हुई शाखा इतना जोर सह नहीं पाई थी। चीख निकलने से पहले ही मैं पानी में डूब गई। नदी का गहरे हरे पानी ने मुझे अपनी भयानक बाहों में जकड़ लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। घबराहट के मारे मेरे पैर बेतहाशा छटपटा रहे थे। फेफड़ों में हवा के लिए तड़प मची थी। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होश खोने से पहले मुझे लगा कि कोई ठंडा चिकना हाथ मेरा पैर पकड़ रहा है। कुछ देर बाद जब होश आया तो मैं किनारे पर लेटी हुई थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आर्यन मेरे पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मैं जिंदा हूं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मैंने तुम्हें किसी तरह किनारे खींच लिया। तुम बेहोश हो गई थी। मैंने चारों तरफ देखा। वो काला साया कहीं नहीं था। नदी के उस पार जंगल भी गायब हो चुका था। हम एकदम सुनसान मैदान में खड़े थे। आखिर हम कहां आ गए थे? अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। दूर क्षितिज पर एक भयानक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वो आकृति इतनी विशाल थी कि उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। ये आकृति किसी इंसान या जानवर की नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय सांप की थी। उसके पीले शरीर पर काले धब्बे बने हुए थे और लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह विशालकाय सांप हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसकी फुफकार सुनकर मेरा खून जम गया। क्या इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था? हर बार मौत से बचने के बाद एक नया खतरा सामने आ जाता था। क्या हम इस बार भी जिंदा बच पाएंगे? चीख निकलने से पहले ही आर्यन ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। विशाल सांप अब इतना करीब आ चुका था कि उसकी फुफकार हवा में कंपन पैदा कर रही थी। उसकी लाल आंखों में हमारी छवि सिमटी हुई नजर आ रही थी। कुछ सोचकर आर्यन ने अपनी जेब से वो दूसरी किताब निकाली जिसे हमने गुफा के बाहर पाया था। वो जल्दी से उस किताब को खोलने लगा। पन्नों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे। क्या कर रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद इस किताब में इस जंगल से निकलने का रास्ता लिखा हो, उसने जवाब दिया। आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने तेजी से पन्ने पलटते हुए किसी खास निशान को ढूंढ रहा था। तभी सांप का विशाल सिर हमारे ठीक ऊपर आ गया। उसकी फुफकार अब गर्जना में बदल गई थी। मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं हिल रही थी। आंखें बंद करके मैंने मरने की ही प्रार्थना कर ली। अचानक आर्यन ने एक चीख निकाली। उसने किताब में एक खास चिन्ह पा लिया था और तेजी से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। रुद्राभिषेक मंत्र, वो फड़फड़ाते हुए पढ़ रहा था। उसके मुंह से जैसे ही मंत्र शब्द निकला, जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। जमीन हिलने लगी और हवा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। विशाल सांप भी घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। आर्यन लगातार मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मंत्र के प्रभाव से पेड़ पौधे हिलने लगे और जमीन पर अग्नि की लपटें उठने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरे मैदान में आग का समुद्र फैल गया। विशाल सांप आग से बचने के लिए तेजी से भागने लगा, लेकिन वो जितना आगे बढ़ता, आग उतनी ही तेजी से उसके पीछे फैलती जा रही थी। कुछ देर बाद सांप पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गया। उसकी चीखें दूर क्षितिज पर गूंजने लगीं। धीरे धीरे आग कम होने लगी और जंगल फिर से शांत हो गया।
आर्यन ने मंत्र का जाप खत्म किया और थक कर जमीन पर बैठ गया। मैं भी उसके पास बैठ गई। हम दोनों हाँफ रहे थे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम मौत के मुंह से बच निकले हैं। अचानक आर्यन ने किताब को खोलकर फिर से वही चिन्ह दिखाया। उसके नीचे कुछ और शब्द लिखे हुए थे जिन्हें हम समझ पाए। ये मंत्र सिर्फ एक बार काम करता है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस जंगल से निकलने का रास्ता पूर्व की ओर है, लेकिन वहां और भी खतरे हो सकते हैं। क्या हम आगे चलेंगे? मैंने इधर उधर देखा। जंगल तो गायब हो चुका था, लेकिन अब भी चारों तरफ सुनसान फैला हुआ था। पूर्व की ओर दूर धुंध में कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इस जंगल में हर पल एक नया खतरा सामने आया था। क्या हम वाकई पूर्व की तरफ जाएं और नए खतरों का सामना करें, या फिर यहीं रुक जाएं जहां कुछ भी ना होने से बेहतर है? मैंने गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में डर के साथ साथ जिद्द भी झलक रही थी। आर्यन की आंखों में झलकती जिद्द ने मुझे भी जगा दिया। आसपास का सुनसान भयावह जरूर था, मगर इस जंगल में हर पल मौत का सामना करना पड़ा था। शायद पूर्व की तरफ भी यही हाल होगा, या शायद उससे भी बदतर। चलते हैं, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं, शायद पूर्व में ही कोई रास्ता निकले। आर्यन ने सिर हिलाया और हम धीरे धीरे पूर्व की ओर चल पड़े। जमीन अब पथरीली हो चुकी थी, चलना और मुश्किल हो गया था। तेज धूप चमक रही थी, प्यास से गला सूख चुका था। कुछ देर चलने के बाद दूर से हमें पेड़ों की एक पंक्ति दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगी। शायद वहां कोई नदी या झील होगी जहां हम अपनी प्यास बुझा सकें। हम तेजी से पेड़ों के पास पहुंचे। ये पेड़ आम के पेड़ों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके पत्ते लाल रंग के थे। पेड़ों के नीचे घना अंधेरा था, मानो सूरज की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती थीं। अचानक पेड़ों के झुरमुट से एक कर्कश चीख सुनाई दी। वो चीख किसी जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि मानो किसी आत्मा का चित्कार हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहां मत देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मैं रुक नहीं पाई। धीरे धीरे पेड़ों के पास खिसकी और झांक कर देखा। पेड़ों के नीचे जमीन पर सैकड़ों की संख्या में टूटी हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। वो हड्डियां इंसानों की लग रही थीं। उनकी खोपड़ियां पेड़ों की टहनियों पर टंगी हुई थीं, मानो कोई खिलौना हो। घृणा और डर के मारे मैं चीखने ही वाली थी कि एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की लग रही थी, वो भी किसी औरत की। बचाओ, मुझे बचाओ। वो आवाज कमजोर थी, मानो दम तोड़ रही हो। मैं पेड़ों के और करीब जाना चाहती थी, उस औरत को बचाना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने मुझे पीछे खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? उसने गुस्से से फुसफुसाया। ये जाल है, कोई औरत नहीं है। ये चीखें तुम्हें जंगल के अंदर खींचने के लिए हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी, फिर भी मेरा मन उस औरत की चीखें सुनकर बेचैन हो रहा था। लेकिन अगर सचमुच कोई औरत, मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही पेड़ों के झुरमुट से एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरा खून जम गया। पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसका आधा शरीर इंसान जैसा था, लेकिन आधा शरीर एक विशालकाय मकड़ी का था। उसकी कई आंखें चमक रही थीं और मुंह से जहर टपक रहा था। ये वही खौफनाक जीव था जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा था, वन देवी। वन देवी ने हमें देखा और एक बार फिर से भयानक हंसी हंसी। अब मौत सामने खड़ी थी। न तो भागने का रास्ता था और न ही लड़ने की हिम्मत। क्या हम वन देवी के चंगुल से बच पाएंगे, या फिर हम भी उन टू चीख निकलने से पहले ही? आर्यन ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। वन देवी करीब आ चुकी थी। उसकी चमकती आंखें हमें निशाना बनाकर घूर रही थीं। मकड़ी के 8 पैर जमीन पर खटखटा रहे थे, मानो वो हम पर झपटने के लिए ही तैयार थी। उस पल दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने अपनी जेब से वो दूसरी किताब निकाली जिसे गुफा के बाहर पाया था। वो किताब कांपते हाथों से खोलते हुए मैं जल्दी से उन पन्नों को ढूंढने लगी जहां रुद्राभिषेक का मंत्र लिखा था। नहीं, आर्यन ने घबराते हुए कहा, यह मंत्र एक बार ही काम करता है, कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने जवाब दिया और तेज आवाज में मंत्र का जाप शुरू कर दिया। हालांकि शब्दों का सही उच्चारण मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने पूरी शक्ति लगाकर मंत्र का जाप किया। वन देवी रुक गई, मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और पेड़ हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जंगल में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। तभी मंत्र के बीच से एक शब्द निकला, अग्नि।
उसी पल हमारे चारों तरफ आग का एक गोला बन गया। वनदेवी चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन आग का गोला उसका पीछा कर रहा था। वो जितना भागती, आग उतनी ही तेजी से उसके पीछे फैलती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में वनदेवी पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई। उसकी चीखें दूर क्षितिज पर गूंजने लगीं। धीरे धीरे आग कम होने लगी और जंगल फिर से शांत हो गया। हवा में जलने का हल्का सा गंध रह गया था। मैं थक कर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन भी मेरे पास बैठ गया। हम दोनों हाँफ रहे थे। जिंदा बच निकलने की खुशी के साथ ही डर का साया भी हमारे ऊपर था। कुछ देर बाद आर्यन ने पूछा, ये मंत्र, ये तुमने कैसे पढ़ा? मैंने सिर हिलाया। नहीं जानती, बस दिमाग में आया और बोलती चली गई। शायद किताब ने किसी तरह मेरी मदद की थी। शायद वनदेवी को यह मंत्र अपरिचित था, इसीलिए वो उसका सामना नहीं कर पाई। अचानक मुझे याद आया कि किताब के उस पन्ने पर मंत्र के नीचे कुछ और लिखा हुआ था। मैंने उसे खोलकर देखा। कुछ देर पढ़ने के बाद मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। देखो, मैंने आर्यन को किताब दिखाते हुए कहा, इसमें लिखा है कि इस जंगल से निकलने का रास्ता उत्तर की ओर है और वहां शांति की नगरी है। आर्यन ने किताब ली और पढ़ा। उसकी आंखों में भी उम्मीद की किरण झलक उठी। शायद इस सफर का अंत सुखद होगा। हमने थोड़ा आराम किया और फिर उत्तर की ओर चल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन हम हार नहीं माने। हमने जंगली जानवरों का सामना किया, भूख और प्यास से जूझते रहे, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद हमें दूर से एक चमकती रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे हम करीब जाते थे, रोशनी तेज होती जाती थी और फिर हमने उसे देख लिया। शांति की नगरी, सफेद संगमरमर के महल, हरे भरे बगीचे और हंसमुख लोगों से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।